Hello and welcome to CBSE with Sudhir, where we are going to do the 13th chapter of the social science textbook for CBSE class 6 as per the new NCERT textbook Exploring Society India and Beyond. ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर है 13वां और 14वां चैप्टर. These are relating to economics. So it will be a little different from the history, the civics and the geography and the cultural history we have studied so far. तो मजा आएगा. ये आम जिंदगी से वास्ता रखती है कि हमारी आम जिंदगी में जो हम आसपास देखते हैं, इतिहास में तो लगता है ना कि पुरानी बातें हो रही हैं, सिविक्स में लगता है पूरे सरकार की बात हो रही है, तो आपका एक तरह से ना रिलेशन नहीं बन पाता है. लेकिन जहां तक इकोनॉमिक्स का सवाल है, ये आम जिंदगी से इसका डायरेक्ट कोरिलेशन है. तो सीधा चलते हैं. 13वां चैप्टर है द वैल्यू ऑफ वर्क. वैल्यू का मतलब क्या है कि हम जो काम करते हैं उसका मोल क्या है, उसका वैल्यू क्या है, उसका जो एक इंपॉर्टेंस है उसका वो क्या है. तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि व्हेन यू आर डूइंग एनी वर्क, कि आप जब भी कोई भी काम कर रहे हो, डू नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग बियॉन्ड. उस काम के अलावा और किसी चीज पर ध्यान ना दीजिए. यानी कि वट एवर वर्क यू आर डूइंग, फोकस ऑन दैट, उस पर फोकस कीजिए और किसी चीज पर ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. डू इट एज वर्शिप. जैसे अभी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ताकि आप इस 13वें चैप्टर को पूरी तरह से समझ सकें. तो इसको एक तरह की पूजा की तरह ट्रीट कीजिए. ये एक प्रार्थना है, ताकि अगर आप पूरी शिद्दत, बोलते हैं ना, वो शाहरुख खान की फिल्म में डायलॉग है, पूरी शिद्दत से आप करो तो द होल यूनिवर्स विल कंस्पायर टू इंश्योर कि आपको वो चीज मिलती है. तो अगर आप उसको एक पूजा की तरह करेंगे, कोई भी काम हो, इवन इफ यू आर डूइंग सम गार्डनिंग, इवन इफ यू आर डूइंग सम पेंटिंग, even if you are taking part in a sports competition or studying, if you do it as worship, as the highest worship, and devote your whole life to it for the time being, कि मेरी जिंदगी में इस समय पर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज और कोई भी नहीं है. ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने. ओके, इसमें काफी कहानियां हैं तो मजा आएगा. इट ऑलमोस्ट लाइक इंग्लिश की कोई चैप्टर पढ़ रहे हो ऐसा लगेगा. ओके, so Anu and Kabir are friends. They were playing in the park when they saw their neighbor Geeta aunty getting out of a taxi. Okay, this is Geeta aunty and she's wearing uniform जैसा कि आप देख रहे हैं. Okay, she was returning home from work and was in her uniform, and she was working as a pilot in the Indian Air Force. Okay, a fighter pilot in the Indian Air Force, and she's the pride of the whole town. कि पूरे शहर में गीता आंटी को सभी जानते हैं क्योंकि वो इंडियन एयरफोर्स में पायलट के रूप में काम करती हैं. तो ऑब्वियसली अनु और कबीर भी एक तरह से एक एडमिरेशन के साथ उनको देखते हैं. कबीर, आंटीज यूनिफॉर्म लुक्स अ लॉट लाइक द वन आई सॉ एट योर हाउस यस्टरडे. कि कल मैं तुम्हारे घर आई थी, वहां पर भी एक यूनिफॉर्म टंगी हुई थी. तो ये यूनिफॉर्म उस यूनिफॉर्म की तरह ही दिखती है, लेकिन इसका रंग अलग है. द कलर इज डिफरेंट. सो कबीर कहता है कि दैट यूनिफॉर्म ऑन द हैंगर बिलोंग्स टू माय ग्रैंडफादर. वो मेरे ग्रैंडफादर की यूनिफॉर्म है. वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से रिटायर हुए थे. बीएसएफ, जो कि भारत की सीमाओं पर रक्षा करने का काम करती है. बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीमा रक्षा दल, उसमें काम करते थे और अभी वो रिटायर हो चुके हैं. वहां से बीएसएफ से रिटायर हो चुके हैं, यानी कि उनकी उम्र 58 से ज्यादा या 60 से ज्यादा होगी ना. उनकी कहानी बताई जा रही है. तो अभी वो रिटायर होने के बाद उनके ग्रैंडफादर, दादाजी या नाना जी जो भी हैं, वो क्या करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं फ्री जियोग्राफी लेसन्स टू द नेबरहुड किड्स. की आसपास के ये जो 5 बच्चे हैं, 3 लड़कियां 2 लड़के हैं, ये आपको ग्लोब दिख रहा है, वहां के जो ग्रैंडफादर हैं जो कि बीएसएफ से रिटायर हुए थे, उन सभी को जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं. ओके, फ्री में पढ़ा रहे हैं. कोई he is not taking any fee. Just like on CBSE with Sudhir, everything is provided free of cost. Now, उसके अलावा वो हमारे वेजिटेबल गार्डन जहां पर सब्जियां उगाई जाती हैं, टमाटर देख रहे हैं आप यहां पर. ओके, तो वहां पर उसकी देखभाल भी करते हैं. जाके कोई भी तरकारी वगैरह लेनी हो तो वो भी लेकर आते हैं घर के लिए. ओके, उसके साथ साथ मेरे जो पेरेंट्स हैं वो एक दुकान चलाते हैं जहां पर हम यूनिफॉर्म को बेचते हैं. एक टेक्सटाइल की दुकान है, गारमेंट्स की दुकान है. तो
माय फादर लीव्स अर्ली इन द मॉर्निंग एंड मदर जॉइन्स इन द शॉप आफ्टर वी लीव। सो घर के काम के लिए इसलिए ग्रैंडफादर अपना हाथ बटाते हैं क्योंकि दोनों ही पेरेंट्स काम पे जाते हैं। ओके, इसके साथ साथ जो मेरी मदर है वो मैं स्कूल से जब तक आती हूं तब तक वो वापस आ जाती हैं और एक वॉलंटरी ग्रुप वहां पर लोगों को सिलाई बुनाई का काम भी सिखाती है। इसके साथ साथ मेरा जो बड़ा भाई है जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस कंप्यूटर इंजीनियर है, तो वहां पे आने के बाद ही वर्क्स इन ए कंपनी दैट मेक कंप्यूटर एप्लीकेशंस, और वो सैटरडे संडे को, शनिवार इतवार को आकर वो दूसरे वॉलंटियर्स को, दूसरे बच्चों को एक तरह से कंप्यूटर की जो स्किल्स है, जानकारी है, उसके बारे में ट्रेन करता है। ही वॉलंटियर्स, यानी कि ये फ्री में पढ़ाता है। तो इसमें आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि सभी लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। दे आर ऑल डूइंग सम वर्क और द अदर, बट फॉर सम वर्क दे विल गेट पेड, फॉर सम वर्क दे विल नॉट गेट पेड बिकॉज दे आर डूइंग इट voluntarily, means they are doing it free of cost. Okay, so wow, no, everyone around does so many things every day. Okay, then उसके बाद तो आप इसमें कैरेक्टर्स लिखिए, दादाजी मतलब ग्रैंडफादर, फादर, मदर कि लोग क्या क्या करते हैं, गीता आंटी। सो द एक्टिविटीज दे आर एंगेज्ड इन, वो सभी के बारे में आप टैबुलर फॉर्म में यहां पर लिख सकते हैं, ये आपके लिए एक्टिविटी है। ओके, सो इसमें दो कैटेगरीज है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं, वो काम होते हैं जिसमें कि पैसे का कोई ना कोई रोल रहता है, कि मैं अगर आपसे कुछ काम कराना चाहूं तो मैं आपको 300 रुपए दूंगा तभी आप वो काम मेरे लिए करके देंगे। उसकी फी इट विल बी 300 रुपीज। फॉर एग्जाम्पल, 2 दिन पहले when I was going out, मेरी चप्पल टूट गई। ओके, नाउ देयर आर 2 choices, इधर मैं उसको फेंक दूं, ओके, लेकिन उसकी कंडीशन अच्छी है और मैं नया खरीद लूं, ऐसा हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि मैं किसी मोची के पास जाऊं, यानी कि कॉबलर। आई गो टू अ कॉबलर हु विल मेंड माय शूज। हैव यू हर्ड दैट नर्सरी राइम? कॉबलर कॉबलर मेंड माय शू। ओके, आई होप यू हैव लर्नड दैट इन योर नर्सरी। सो मैं मोची के पास जा सकता हूं। अगर मैं मोची के पास जाऊंगा, वो मेरी चप्पल को ठीक कर देगा। ओके, नाउ चप्पल को ठीक करने के लिए क्या वो फ्री में करके देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसको भी अपना कमाई करनी है, तो वो मुझसे चार्ज करेगा, शायद 50 रुपए, शायद 100 रुपए, जितना भी होगा, वो मुझसे एक पर्टिकुलर सम ऑफ मनी चार्ज करेगा। वो सम ऑफ मनी किस चीज के लिए है? 2 चीजों के लिए। एक तो कि वो अपना समय लगाकर, टाइम लगाकर आपकी चप्पल को, मेरी चप्पल को ठीक करके देगा। दूसरी बात, उसके पास ही वो जानकारी है, क्योंकि अगर मैं चाहूं कि मैं अपनी चप्पल को खुद ठीक कर लूं, मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मेरे में वो प्रतिभा, वो कला नहीं है जिससे कि मैं अपनी चप्पल को ठीक कर सकूं। उस तरह के औजार भी नहीं होंगे कि वो उस तरह का जो मोटा सिलाई का नीडल चाहिए होता है उसको लगा के, उस तरह का धागा का इस्तेमाल करके मैं कर सकूं। मुझसे शायद साफ सफाई से काम होगा भी नहीं। तो इसीलिए हम मोची के पास जाते हैं, क्योंकि उसके पास वो जानकारी है कि किस तरह से एक चप्पल को फिर से सिला जा सकता है, ताकि उसको फिर से कुछ महीनों के लिए पहनाया जा सके। आपको ये एग्जाम्पल से समझ में आ गया? सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज दैट इन्वॉल्व मनी और आर परफॉर्म्ड इन एक्सचेंज फॉर मनी, कि मैं पैसे दूं, 50 रुपए दूं, तभी वो मेरी चप्पल ठीक करके देगा। और मनीज वर्थ मीन्स the monetary value that a person places on an object based on the benefit that they derive from it। यानी कि मैं चाहूंगा कि वो बोलेगा 70 रुपए चाहिए, 70 रुपीज आई विल चार्ज। आई विल से थोड़ा बार्गेन करके 60 लगा लो, 50 लगा लो। देन he'll say no, not 50, okay, I will do it for 60। so that is the monetary worth he is placing on the work that he is going to do for me। okay, so For example, a business person selling school bags in the market. Now, school bag आपको फ्री में नहीं देगा, school bag देना होगा, तो he will say, okay, this school bag costs 400 rupees. Okay, but I will give it to you for a discount of 10%, so I will charge you 360 rupees for this particular school bag. Okay, a farmer selling produce in the market. The farmer pulses को उगाता है, गेहूं उगाता है, चावल उगाता है, जाके मार्केट में बेचता है, मार्केट में जाके दान नहीं करता है। हाँ, ये हो सकता है कि वो किसी मंदिर में जाए, उसको प्रार्थना करनी हो और वो कहे पुजारी को, मैं 10 किलो गेहूं मैं मंदिर को दान में देता हूं, उसके लिए वो मंदिर से पैसा नहीं लेगा।
लेकिन वो मंदिर को दान में देगा बिना पैसे के। लेकिन हो भी सकता है कि मंदिर में कोई बड़ी पूजा चलने वाली हो, उनको 10 केजी चावल की जरूरत हो, तो वो मार्केट में जाएंगे और दुकानदार को पैसे देकर वो चावल मार्केट से खरीदेंगे। ओके, सो ये भी हो सकता है। तो ये अलग अलग है, सेम कमोडिटी, सेम फार्मर, लेकिन हो सकता है कि अलग अलग तरह के, एक में वो पैसे मांगे, एक में हो सकता है वो दान के रूप में दे। ओके, ये पूरी तरह से किसान पर निर्भर है। लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, जहां पर पैसे का लेन देन होता हो। ओके, ए फार्मर सेलिंग प्रोड्यूस इन द मार्केट, ए लॉयर आर्ग्यूइंग ए केस, कि कोई वकील हो, कोर्ट कचहरी में, अदालत में केस लड़ रहा हो, उसके लिए वो पैसे लेगा। ओके, अर्निंग ए फी, उसको फी बोलते हैं, कि एक फी हैज टू बी पेड फॉर अ स्पेसिफिक जॉब, कि आपको 2 दिन अदालत में आना है। ओके, 2 दिन अदालत में आने के लिए मैं इतने पैसे लूंगा। या एक ट्रक ड्राइवर की एक जगह से दूसरे, आपको आपके आपके घर में आपके फादर का तबादला हो गया, ट्रांसफर हो गया फ्रॉम एक शहर टू दूसरे शहर, आपको ट्रक में वो सामान डाल के दूसरे शहर में लेके जाना है। वो ट्रक ड्राइवर फ्री में तो नहीं करके देगा, उसके पैसे लेगा, उसके एक दाम लगाएगा कि इसके लिए हम 8,000 रुपए चार्ज करेंगे, राइट? तो आपको 8,000 रुपए देने पड़ेंगे और वो आपको इस शहर से दूसरे शहर तक वो सामान ड्रॉप कर देगा। ओके, वर्कर्स एम्प्लॉयड इन अ कार मैन्युफैक्चरिंग एटसेट्रा। ओके, तो इस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। मार्केट क्या है? मार्केट इज अ प्लेस। ये सारे डेफिनेशंस आपको याद होने चाहिए। जो भी यहां पर ब्लू में लिखा है उन सभी की डेफिनेशंस को आप याद कर लीजिए। उसमें जो मेन मुद्दे वाले वर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि आप तभी आपको मार्क्स मिलेंगे जब आप उन वर्ड्स का इस्तेमाल अपने डेफिनेशन आंसर में करेंगे। सो मार्केट इज अ प्लेस वेयर पीपल एंगेज इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स। एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज अ की फ्रेज एंड सर्विसेज। पीपल में एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अदर गुड्स बट इन मोर। अभी दूसरा हो गया, तो मैंने बार्टर का वर्ड का मतलब समझाया था दूसरे चैप्टर में। बार्टर का मतलब है, हिस्ट्री वाले चैप्टर में, बार्टर का मतलब है कि मैं पैसे ना दूं, कि मैं आपको चावल दे बेच रहा हूं, आप मेरे को गेहूं दे दो। ओके, ये बार्टर हो गया। लेकिन आज की तारीख में क्योंकि करेंसी है, तब करेंसी नहीं थी, इसलिए बार्टर सिस्टम का प्रचलन था। लेकिन अभी क्योंकि करेंसी है, मैं रुपए में देता हूं या डॉलर में देता हूं या डिरहम्स में देता हूं, जो भी करेंसी दुनिया में कहीं पर भी हो, इसलिए अगर इसका 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 दाम 500 रुपए है तो मैं 500 रुपए का नोट दूंगा। तो दैट इज हो गया मार्केट। दूसरा हो गया फी, ए पेमेंट मेड टू ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन एक्सचेंज फॉर प्रोफेशनल एडवाइस और सर्विसेज। फॉर एग्जांपल, ए फी पेड टू ए डॉक्टर और ए लॉयर। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, रिसेप्शन पे वो आपको अंदर भेजने से पहले ही बोल देंगे इसका आपको 800 रुपया लगेगा। ओके, आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, आप सोचेंगे अरे सिर्फ 10 मिनट देखा, 800 रुपए ले लिए। वो 800 रुपए आपसे वो 10 मिनट के लिए नहीं ले रहा है। वो 800 रुपए डॉक्टर आपसे इसलिए ले रहा है क्योंकि उनको जानकारी है कि आप, वो ट्रेंड है ये देखने के लिए कि आपको क्या बीमारी है, इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आपको क्या दवाई लेनी चाहिए, और सेकंड विजिट के लिए जब भी आएंगे तब आपको फ्री में करके देंगे, राइट? कि अगर 3 दिन बाद फिर भी बुखार नहीं उतरा, आप वापस जाएंगे, तब उस समय पर हो सकता है डॉक्टर आपसे दोबारा कोई फीस ना ले। ओके, सो दैट्स अ वे इट काइंड ऑफ दिस थिंग। सो वो हो गया फी की बात, या वकील, जैसे मैंने अभी कहा। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है? यहां तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्या कहते हैं? आर दोज दैट डू नॉट जनरेट इनकम और वेल्थ। जैसे मैं यहां पर यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, इससे मुझे पैसे नहीं मिलते हैं। जो मोनेटाइज होके आता है वो तो क्या बोलते हैं, उससे तो दूध का 1 लीटर पैकेट भी नहीं आएगा। ओके, इतना कम है। सो डोंट थिंक मोनेटाइज करके बहुत पैसा कमाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ओके, दिस इज जस्ट लाइक इन माय फ्री टाइम आई एम टीचिंग students so that it is helpful to you. If you are, I think I will be able to add some quality to your life, academic life. तो इसमें जहां पर भी पैसे का ना हो उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, बट आर डन आउट ऑफ फीलिंग्स लाइक ग्रैटिट्यूड, कि कुछ करने का मन करे, समाज को वापस कुछ देने का मन करे, तो इसलिए आप उस तरह की नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं। ओके, ये सारी तो हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अरे ये सब तो हो गए इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यहां पे स्कूल बैग बेच रहे हैं, ये सब्जी बेच रहे हैं, ये वकील अदालत में केस लड़ रही है, ये ट्रक ड्राइवर है,
ये कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहां पर कार बनाया जा रहा है, इन सभी को अपने काम के लिए इधर तनख्वाह मिलती है या किसी तरह की फी मिलती है, या अगर आप एक स्कूल बैग खरीदे तो उसका दाम मिलेगा। तो इसमें पैसे का लेन देन होता है। ओके, लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में प्यार के लिए, रेस्पेक्ट के लिए लोग करते हैं। फॉर इंस्टेंस पेरेंट्स कुकिंग फूड, ऐसा तो नहीं है ना कि आपके घर में पेरेंट्स, फादर ए मदर हुवर कुक्स, आपको खाना डालें और बोले ओके ये रहा बिल, इस खाने का 350 रुपया, ओके 4 चपाती हो गया, दाल हो गया, इसका 350 रुपया, ओके। डज योर मदर और फादर से दैट? डू योर मदर और फादर से दैट? नो, दे डोंट से दैट। तो इसके लिए कोई फी नहीं है, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हेल्पिंग देयर चिल्ड्रन विद स्कूल वर्क, I know many parents listen to my videos. So you are listening to the video, you are not charging a fee from your child, right? So this is also a non-economic activity. Okay, youth taking care of their grandparents, family members helping in the renovation of the house. घर में झाड़ू लगाना हो, right? For instance, सुबह मैंने clean the fan, right? So fan करने के लिए do I charge money? I mean किससे करूंगा in any case? So but obviously you don't charge money for anything. But the person who comes and cleans our house, we pay her a monthly salary, right? For cleaning the house on a daily basis, right? But fan ka, she will not do it. So I does the fan and whatever dust falls down, she cleans on the floor. So she's paid a monthly fee. I or any other family member cleaning the fan, we will not get a monthly fee for just cleaning our own house. Okay. So this is like cooking. Neither the father nor the mother is going to get any money, or mother helping the school children with the children with the school work, painting or gardening, right? तो ये तो हो गया। So अनु और कबीर की कहानी में गीता आंटी द एयरफोर्स पायलट रिसीव्स अ सैलरी ऑब्वियसली फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स। उनको हर महीने एक सैलरी यानी कि तनख्वाह मिलती है। She serves the country and performs an economic activity too. तो वो देश की सेवा कर रही हैं, साथ साथ उनको महीने की सैलरी भी मिल रही है। अनुज ब्रदर रोहन वर्क्स फॉर अ सॉफ्टवेयर कंपनी जहां से उसको सैलरी मिलती है। Over the weekend, he also volunteers at the youth development program of the nearby college where he teaches computer skills to young adults. This is a non-economic activity. तो वो वीकेंड शनिवार और रविवार को आके जो वॉलंटियर करता है, इसका एक और शब्द है जो कि शायद आपके लेवल पे आपको ऑब्वियसली मालूम नहीं होगा, फिर भी मैं सिखा देता हूं। ये एक नॉन इंग्लिश वर्ड है, उसको भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रो, दो शब्द हैं, प्रो बोनो। ओके, प्रो बोनो का मतलब है अगर मैं किसी चीज को फ्री में करके दूं, राइट? मैं उस दिन मैंने किसी स्कूल के लिए कुछ काम किया, राइट? आई डिड नॉट चार्ज एनी फी फॉर इट। आई वेंट देयर, आई स्पेंट क्लोज टू 3 आवर्स, आधा घंटा जाने में, आधा घंटा आने में, और 2 घंटे वहां पर बिताए, यानी कि मैंने 3 घंटे का समय बिताया। और वहां पे मैं जो काम करूंगा उसके लिए प्रिपरेशन करने में 1 या 2 घंटे और लगाए, तो तकरीबन 4 से 5 घंटे का समय मैंने उस पूरे इवेंट को लगाया, राइट? अगर हो सकता था, अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती तो वो उनसे मैं चार्ज कर सकता था, ओके मैं इसमें 5 घंटे का समय आपको दे रहा हूं, इसके लिए मैं इतनी फीस चार्ज करूंगा। वो फीस सिर्फ 5 घंटे के लिए नहीं है, वो फीस इसलिए है कि मेरे पास जो प्रतिभा है, मेरे पास जो जानकारी है, वो वैल्यू है, और उस वैल्यू की के लिए एक फी लगाई जाती है। लेकिन चूंकि ये एक छोटी संस्था थी तो मैं फ्री में करके आया, मैंने कोई पैसे चार्ज नहीं किए। मैं खुद की गाड़ी में गया, यानी कि मैंने अपना पेट्रोल स्पेंड किया, मैंने समय लगाया 5 घंटे, 2 घंटे प्रिपरेशन में, 3 घंटे वहां पर। तो एक तरह से ये प्रो बोनो किया, मैं बोलता हूं। तो ये मेरे लिए एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। ओके, नाउ आगे चलते हैं। तो आई होप ये एक नया वर्ड है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो ये तो कोई क्वेश्चंस हो गए, क्वेश्चंस हम बाद में कर लेंगे जो लास्ट में है। सो काव्या वाज एक्साइटेड टू हियर। नाउ दूसरी एक, ये अभी एक दूसरी कहानी है। यहां तक की कहानी मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरी तरह से समझ में आ गई। काव्या वाज एक्साइटेड टू गो टू हर आंट्स हाउस इन द विलेज ऑफ कमलापुर। सो कमलापुर एक गांव में काव्या जाने के लिए काफी उत्साहित थी, काफी एक्साइटेड थी। ऑन द वे शी सॉ दैट अ हाईवे वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। काफी जगह पे होता है ना कि वहां पर सड़क का काम चल रहा होता है, उसी तरह से यहां पर सड़क का काम चल रहा है। ओके, तो वहां पर कंस्ट्रक्शन साइट में ये इस तरह से मशीन्स वगैरह थी, ऊपर काम चल रहा है, काफी सारे लेबरर्स थे इस तरह के यूनिफॉर्म पहन के हुए। ओके, सो
and excavators and bulldozers were being operated by dedicated technicians. Okay, so ये सब काम वहां पर चल रहा था. This new highway promised to reduce the travel time to the nearest town from 5 hours to just 2 hours. ये कुछ ज्यादा ही हो गया. 5 घंटे से 2 घंटे का समय इतना भी शॉर्टकट नहीं होता है. 5 घंटे से हो सकता है कि 3.5 घंटे हो सके. 2 घंटे थोड़ा सा एग्जैजरेशन लगता है मुझे, बट एनीवे लेट्स गो विद दैट. कहने का मतलब यह है कि उससे काफी लोगों को सुविधा मिलेगी, एक तरह से शॉर्टकट की तरह पड़ेगा. सो काव्या को लगा कि इससे मदद ये मिलेगी कि वो अपनी आंटी के घर ज्यादा बारी जा सकेगी क्योंकि समय कम लगेगा. Happy with this thought, Kavya ran to greet her aunt and to eat the delicious jalebis that she had made. तो आंटी वहां पर घर पे जलेबी बना रही है. Okay, they were joined by Kavya's uncle who had just returned from home from work. He is a technician in a construction company. तो वो कंस्ट्रक्शन कंपनी में एक टेक्नीशियन का काम करते हैं और वहां पर बुलडोजर का काम करते हैं. He receives a monthly salary for his services. तो जो काम वो करते हैं उसके लिए उनको एक महीने में तनख्वाह मिलती है. लेकिन आंटी जो जलेबी बना रही है काव्या के लिए, क्या काव्या उसके लिए पैसे देगी अपनी आंटी को? बिल्कुल नहीं. तो ये क्या हो गई? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई. काव्या के अंकल जो करते हैं उसको क्या कहेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे. बिल्कुल सही. द नेक्स्ट डे काव्या's aunt woke up early to finish her share of the household chores, non-economic activity, and left for work. इकोनॉमिक एक्टिविटी कहां पर काम करती है? She is एम्प्लॉयड एट द विलेज पोस्ट ऑफिस. तो ये काव्या की आंटी हैं, विलेज के गांव के कमलापुर विलेज पोस्ट ऑफिस में काम करती हैं. इसके लिए उनको सरकार की तरफ से, पोस्टल संस्था की तरफ से, पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से हर महीने एक सैलरी जरूर मिलेगी. ओके, लेकिन इन शाम को आके शी ऑल्सो कंडक्ट्स ऑनलाइन क्लासेस टू हेल्प स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर स्कूल एग्जाम्स. स्कूल एग्जाम्स के लिए इस तरह के ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करती हैं जिसके लिए एक वीकली फी चार्ज करती हैं, क्योंकि वो सिर्फ 4 बच्चों के साथ या 3 बच्चों के साथ वो उनको स्पेशलाइज्ड ट्यूशन दे रही हैं. तो ट्यूशन जब दे रही हैं तो वो बच्चे उनको हर हफ्ते एक पर्टिकुलर सम ऑफ मनी देते हैं, क्योंकि वो अपनी जानकारी उसमें लगा रही हैं. इसके साथ साथ वो अपना समय भी लगा रही हैं. उनका जो होमवर्क होगा उसको चेक करेंगे तो काफी समय और एफर्ट उसमें जाएगा. तो उसके लिए वो एक वीकली फी. तो ये हो गई सैलरी, ये हो गई फी, और जलेबी इज प्रो बोनो, यानी कि कोई सैलरी नहीं. दैट इज अ कंप्लीटली नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ये दोनों इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर है कि ये इसमें सैलरी मिलती है, इसमें एक हफ्ते में एक फी मिलती है. हो सकता है 3 स्टूडेंट्स हो सकता है कि अगले महीने 4 स्टूडेंट्स और आए तो 7 स्टूडेंट्स हो जाएं, उसमें से 2 निकल जाएं, उससे अगले महीने फिर 5 स्टूडेंट्स हो जाएं. तो आगे पीछे हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर वो इन बच्चों को पढ़ाएंगी तो होगा ये कि उनसे एक वीकली फी चार्ज की जाएगी. On the weekend, Kavya visited a local mango orchard with her aunt to have some delicious mangoes. So यहां पर आम का बगीचा है. ओके, वहां पर काव्या जाती हैं शनिवार इतवार को. तो वहां पर उन्होंने साहिल से उनकी मुलाकात हुई, जो कि उस बगीचे में, आम के फील्ड पर काम करता है, ट्रैक्टर चलाता है. ओके, ही अर्न्स अ डेली वेज फॉर हिज एफर्ट. नाउ वेज का क्या मतलब है? वेज का मतलब है ए पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर टू द वर्कर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. और ये ज्यादा क्या होता है? डेली वेजेस होता है. स्पेशली कृषि के एरिया में, एग्रीकल्चर के एरिया में होता यह है कि आपको हर दिन की तनख्वाह दी जाती है कि ओके, आज मैंने 8 घंटे काम किया तो 8 घंटे का ये दाम है. इट कुड बी 300 रुपीज, 200 रुपीज, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वर्क. तो आपको डेली वेजेस, तो इसीलिए यहां से एक शब्द निकलता है डेली वेज लेबरर, यानी कि वो लोग जो कि हर दिन की मजदूरी पर काम करते हैं. हो सकता है हमाली जैसे बोलते हैं कि किसी गोडाउन में गेहूं या चावल या दाल की जो बड़े बड़े बोरे होते हैं उसको निकाल के वहां तक लेके जाना, या ट्रेन में लोड करना, या ट्रेन से अनलोड करना, उन लोगों को हमाली बोलते हैं. तो हमाली को हर दिन में कितने बोरी, 200 बोरी का ट्रांसपोर्टेशन होगा, उसके बेसिस पर उसको पैसे दिए जाते हैं. हर दिन शाम को उसको पैसे मिल जाएंगे कैश इन हैंड. ओके, तो उसको, ये साहिल भी वैसा ही है. ओके, he gets some payment for his work in cash and the remaining part of the payment in the form of mangoes of equal value. Now इसमें भी 2 तरीके हैं.
एक तरीका तो ये कि आपको आपने डेली वेज आपको 200 रुपए आपको कैश में दे दें। अगर मैंगोस को लेट्स से 5 किलो मैंगोस हैं जिनकी वैल्यू है 100 रुपया किलो, सो 500 रुपए आपको 5 किलो आम के मिल जाएंगे, है ना, करेक्ट। अगर आप मार्केट में बेचें तो आप साहिल को बोलते हैं कि मैं 200 रुपए तो तुमको कैश में देता हूं, ये लो तुमको मैं 5 किलो देता हूं, तुम इसको मार्केट में बेच सकते हो, क्योंकि अगर तुम मार्केट में बेचोगे तो तुमको उसके 500 रुपए मिलेंगे। तो हो गई तुम्हारी पूरी कमाई कितनी, 700 रुपए, 200 प्लस 500। तो आप इसको कैश में भी दे सकते हैं, काइंड में भी दे सकते हैं। काइंड बोलते हैं इन द, जब किसी तरह से आप कोई पर्टिकुलर सामान दे रहे हैं जिसकी की एक पर्टिकुलर राशि हो, उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू हो, और उसको बेचकर साहिल पैसे निकलवा सकता है। तो ये हो गया कैश भी और काइंड भी इन टर्म्स ऑफ इक्वल वैल्यू। द मैंगोज दैट ही रिसीव्ड एज पार्ट ऑफ हिज वर्क आर कॉल्ड पेमेंट इन काइंड। सो कैश में दे सकते हैं या काइंड में दे सकते हैं, राइट, ओके। आई होप आपको ही समझ में आ गया। तो पेमेंट इन काइंड इज ए नॉन कैश पेमेंट दैट इज रिसीव्ड फॉर द वर्क परफॉर्म, राइट। तो ये सारे डेफिनेशंस मैं फिर से बोल रहा हूं, जो भी ब्लू कलर में है आपके साइड में है बुक में, उन सभी को आप याद कर लीजिए, एक जगह नोटबुक में फिर से नोट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड है। यहां पर इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा होगा, ए नॉन कैश पेमेंट इज द इंपॉर्टेंट वर्ड। कि ये बताना जरूरी है कि आपको इसके लिए गांधी जी के नोट नहीं मिले हैं, आपको आम मिले हैं, या आपको अगर कॉटन मिल में काम करता है तो थोड़ा सा कॉटन मिला है, आप कॉटन को बेच के मार्केट में बेच के आप डायरेक्टली पैसे निकलवा सकते हैं, ओके। तो economic activities are those which have value in terms of money. Economic activities also add value at every stage of the process of transforming something into another form. This is called value addition. तो इसका मतलब क्या है कि ना, हर बंदा एक तरह से, फॉर एग्जांपल गाड़ी का आउटर एरिया तैयार है, क्या आप गाड़ी को चला सकते हैं, बिल्कुल नहीं। उसमें कोई दूसरा बंदा आएगा जो कि इंजन लगाएगा, स्टीयरिंग व्हील लगाएगा, ब्रेक, एक्सेलरेटर, क्लच लगाएगा, गियर लगाएगा, तीसरा बंदा आएगा जो सीट लगाएगा, चौथा बंदा आएगा जो कि सीट कवर लगाएगा, पांचवा बंदा आएगा जो कि पहिए लगाएगा, छठा बंदा आएगा जो कि कार की पेंटिंग करेगा, है ना। तो ये सब काम अलग अलग स्किल्स के हैं। तो एवरीबडी इज डूइंग व्हाट, वैल्यू एडिशन, यानी कि उस कार की वैल्यू में एडिशन कर रहे हैं, इजाफा कर रहे हैं, उसमें एडिशन हो रहा है। कि कार तभी आप कार खरीदेंगे ना, सिर्फ एक कार जिसमें सिर्फ एक स्टीयरिंग व्हील हो नहीं खरीदेंगे ना, उसमें पहिए होने चाहिए, स्टीयरिंग गियर और क्लच, एक्सेलरेटर, ब्रेक, सीट, सब कुछ होना चाहिए ना। सीट कवर नहीं होगा तो आप खरीदेंगे नहीं, मुझे सीट कवर भी चाहिए, म्यूजिक सिस्टम भी चाहिए, वो सभी चाहिए, तभी आप गाड़ी को खरीदेंगे, राइट। तो हर चीज में वैल्यू एडिशन होगा आपको। लेकिन ऐसे चलेगा क्या, आप गाड़ी को पेट्रोल पंप में लेके जाएंगे, उसमें पेट्रोल भराएंगे या डीजल भराएंगे, वो भी एक वैल्यू एडिशन है। क्या वो पेट्रोल फ्री में देगा, बिल्कुल नहीं। 109 रुपए या 110 रुपए लीटर जितना भी अभी वैल्यू है, उसके हिसाब से आपको पेट्रोल पंप से खरीदना पड़ेगा, ओके। नाउ राजेश, टू अंडरस्टैंड दिस, तो यहां पर आप देखिए, राजेश एक कारपेंटर है, ओके, लकड़ी का काम जो करता है, वो बाइज वुड फ्रॉम ए नियर बाय मार्केट फॉर 600 रुपीज टू मेक फर्नीचर। तो मान लेता है 600 रुपए का फर्नीचर बनाने के लिए, कुर्सी, मेज, जो भी है, ओके। आने के बाद वो कुर्सी बना रहा है ना, उसमें ये कला है कि उसको मालूम है, अगर मैं कुर्सी बनाना शुरू करूं, क्या मैं बना सकता हूं, मुझमें वो प्रतिभा नहीं है। कारपेंटर क्या इकोनॉमिक्स समझा सकता है, नहीं समझा सकता, क्योंकि उसको इस सब्जेक्ट की जानकारी नहीं है ना। तो दैट इज द डिफरेंस। सो व्हाट वी आर ब्रिंगिंग टू द टेबल, ये मुहावरा है, ये टेबल की बात नहीं कर रहा। व्हाट वी आर ब्रिंगिंग इज आर अंडरस्टैंडिंग, ओके। वी आर एक्सपर्ट्स, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। So he uses special tools and other materials for building the furniture. यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर लगाया, वगैरह वगैरह से काम करता है, फेविकॉल लगाया, और उसके बाद ये कुर्सी तैयार हो गई। और राजेश ने वो कुर्सी 1000 रुपए में बेची। तो आप अंदाजा लगाइए, 600 रुपए का माल खरीदा, 1000 रुपए में बेचा, तो उसकी कमाई कितनी हुई, 400 रुपए। और 400 रुपए में उसने अपनी नॉलेज को दिखाया है, ओके। सो द वुड फॉर द चेयर कॉस्ट 600 रुपीज, सो व्हाट्स द रिमेनिंग 400 रुपीज। इट इज अ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ राजेश स्किल। स्किल मतलब उसकी प्रतिभा, उसकी जो जानकारी है, उसका समय, टाइम, एंड जो उसकी मेहनत लगी है, ओके, which went into the making of that chair. Rajesh has added value to the wood by turning it into furniture. सिर्फ लकड़ी के ऊपर बैठ सकते थे क्या, बैठ सकते हैं, लेकिन कन्वीनियंट नहीं होगा, आपको कुर्सी चाहिए घर पे,
तो कुर्सी बनाने का जो काम राजेश ने किया है, उसके लिए, उस एफर्ट के लिए उसको 400 रुपए की कमाई हुई है. ओके, फ्रॉम बाइंग द वुड टू सेलिंग द चेयर, दीज एक्टिविटीज इन्वॉल्व पेमेंट, दे आर देयरफॉर ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है. ओके, तो इसमें आप क्या करेंगे? बेकर प्रोफेशन, व्हाट इज द थिंग? वो केक बनाएगा एंड ही विल सेल. सो यू विल राइट हियर, he will make cakes, bake cakes and sell. Tailor, he will stitch a shirt and he will sell to the customer. Farmers repairing their tractor, this is a wage, or a fee, not a wage. It will be a fee which we will charge in order to repair. कि मेरा ट्रैक्टर खराब हो गया. अभी जैसे आपकी कोई गाड़ी है या आपका कोई टेक्निकल गुड है, ओके, वॉशिंग मशीन है, ओके, वॉशिंग मशीन है, तो उसको अगर आपको ये करना हो तो ये भी एक तरह का फी हो जाएगा. दिस विल बी ऑल्सो अ फी और ट्रांजैक्शनल कि इतने ये केक को 800 रुपए लगेंगे, राइट? डॉक्टर फी, ओके. पेरेंट्स कुकिंग, दिस इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. Scientist, this will be a salary that from the particular agency he or she will be earning a particular salary. Person taking care of this thing, grandparent, it will be a non-economic activity. दूसरा आप कुछ भी लिख सकते हैं. You can write let's say a teacher in a school getting a salary. Teacher teaching in tuition, taking tuitions, it will be a fee. Teachers doing voluntary work over the weekend to underprivileged children, it will be non-economic activity. Okay. The importance of non-economic activity, while non-economic activities may not involve money, the value they generate is important in our lives. की एक तरह की जरूरत है. क्यों? क्योंकि जो सेवा की भावना होती है, that is selfless, कि मैं बिना किसी स्वार्थ के मैं सेवा कर रहा हूं, राइट? लाइक देयर आर मेनी पीपल. अभी रिसेंटली हुआ ये कि आईआईटी मद्रास से जिन्होंने एमटेक किया था कई साल पहले, यूएस में अभी बेस्ड है, ओके, उनके पास बेशुमार दौलत है और सिर्फ वो दोनों लोग हैं, उनके लिए इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि उनके बच्चे भी सब सेटल्ड हैं. तो उन्होंने 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि आईआईटी मद्रास को दी ताकि वो वहां पर एक नई बिल्डिंग बना सके और कुछ नई फैसिलिटीज आईआईटी मद्रास में अपने साइंटिस्ट को, अपने विद्यार्थियों को दे पाए. ओके, डॉक्टर कृष्णा नामक एक सज्जन है, उन्होंने दिया. तो वो एक तरह का ग्रांट दिया ताकि जिस कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की थी उसको वापस कुछ दे पाए. तो ये एक तरह की सेल्फलेस सर्विस हो जाती है. सो वी सी सेवा इन मेनी प्लेसेस सच एज टेंपल्स. आप हो सकता है किसी दिन ऐसा लगे रविवार के दिन मैं उस मंदिर में जाके साफ सफाई करो. गुरुद्वारा में ये काफी होता है कि आप वहां पर जाके किसी तरह की सेवा करें, किसी तरह की साफ सफाई करें या बर्तन धोएं या शू को साफ करें, राइट? For instance, langars or community kitchens at gurudwaras, okay, serve food to every visitor for free. आप फूड डिस्ट्रीब्यूशन करें या आप ये कहें किसी मंदिर में जाकर कि आज का जो खाना होगा, मेरा जन्मदिन है आज का जो खाना होगा 400 लोगों के लिए ये मेरी तरफ से होगा. तो आप एक पर्टिकुलर पैसा देंगे या हो सकता है अपने घर से खाना लेकर आएंगे और खुद ही खाना परोसेंगे, ओके, जितने भी लोग उस समय उस दिन मंदिर को आते हैं. These practices foster a sense of satisfaction and gratitude कि मेरा मन है ये करने के लिए, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूं. ओके, for what we have, and they're also a way of contributing to society without expecting anything in return. जैसे ये मंदिर में जा रही है, ये इस तरह का जो लंगर है गुरुद्वारा के अंदर, राइट? आप साफ सफाई कर रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान के अंदर. स्वच्छ भारत अभियान इज बेस्ड ऑन द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ ऑल इंडियन सिटीजन. मेरे इलाके में गंदगी है या कोई तालाब है जहां पर गंदगी हो गई है, मैं उस गंदगी को रविवार या शनिवार को जाकर साफ करना चाहता हूं. उसके लिए मेरे को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पैसे नहीं देगा, लेकिन हम एस नागरिक ये चाहते हैं कि ये काम करें. तो ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है जिसमें हम अपना समय लगा रहे हैं ये देखने के लिए कि हम पूरे इलाके की साफ सफाई कर पाए. Individually, we keep our homes and surroundings clean. People also have to come together to clean the streets, roads, parks and other public places. ये पूरा स्वच्छ भारत अभियान के अंदर होता है. लेकिन जो म्युनिसिपैलिटी के जो वर्कर्स हैं उनको हर महीने तनख्वाह मिलेगी उनका काम करने के लिए. ये मैं जो काम कर रहा हूं ये मैं अपनी इच्छा से एज ए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने फ्री टाइम में करूंगा. ओके,
Together, these efforts lead to a clean home, neighborhood, society, and nation. Another example of collective community participation is the celebration of वन महोत्सव, यानी कि हम पेड़ पौधे लगाएं. ओके, वन महोत्सव कहते हैं. In India to promote awareness about the value of trees and conservation. तो ये वन महोत्सव में आप देख रहे हैं, ये सारे बच्चे स्कूल के बच्चे हैं जो कि पेड़ पौधे यहाँ पर लगा रहे हैं ताकि जो बड़े हों, हरियाली होगी, there will be more rainfall, it will be better for the entire earth. This initiative brings together members of the community for tree plantation. तो ये हो गया. तो बिफोर वी मूव ऑन, तो ये हमने पढ़ा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में. सो हाउ आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिफरेंट फ्रॉम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज? आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो आपको उत्तर इस तरह से लिखना है. ओके, कि आपको ये लिखना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज दैट इन्वॉल्व मनी, इंपॉर्टेंट कीवर्ड, and or are performed in exchange for money or money's worth for the parties involved. तो इस तरह के जो करेक्ट फ्रेजेस हैं, money's worth वगैरह, आपको इंक्लूड करने की जरूरत पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल, ए बिजनेस पर्सन सेलिंग स्कूल बैग्स इन द मार्केट. तो आप थोड़े से 2-3 उदाहरण भी दे दीजिए, जो आपकी बुक में थे वही उदाहरण दीजिए, बेटर रहेगा. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज दैट डू नॉट जनरेट इनकम और वेल्थ बट आर डन आउट ऑफ फीलिंग्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, लव, रेस्पेक्ट. फॉर इंस्टेंस, पेरेंट्स कुकिंग, जो मैंने उदाहरण आपको दिए. तो आपको जो आंसर है, इस तरह से आपको आंसर लिखने पड़ेंगे जो कि पूरी तरह से कंप्लीट सेंटेंसेस हो, और जहां पर भी आप एग्जाम्पल दे सकें, आप एग्जाम्पल जरूर दीजिए ताकि आपका आंसर उतना ही अच्छा लगे. दूसरा प्रश्न ये था, देयर इज ग्रेट वैल्यू अटैच्ड टू पीपल हु आर एंगेज्ड इन कम्युनिटी सर्विस. कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट. बिकॉज there is great value because these practices foster a sense of satisfaction and gratitude for what we have, and they are also a way of contributing to society without expecting anything in return. It is a way of giving back to society which has contributed to making us what we are. कि समाज ने हमको कुछ बनाया है तो मैं समाज को वापस दे रहा हूं, उसके लिए मैं किसी भी तरह का पैसा नहीं ले रहा हूं. What are the various ways? ना इसके लिए आप, मैंने सिर्फ पॉइंटर्स लिखे हैं, आप इस पे और एक्सपैंड कर सकते हैं कि या तो आपको महीने के अंत में एक सैलरी मिले या एक फिक्स्ड फी मिले कि मैं ये काम करूंगा, इसके लिए मैं इतना चार्ज करूंगा. ओके, या मैं ये आपको ये बेचता हूं, उसके लिए मैं इतना चार्ज करूंगा. फॉर एग्जाम्पल, ये स्मार्ट वॉच, ये स्मार्ट वॉच मैं खरीदता हूं अमेजॉन से. तो अमेजॉन में, इसका मुझे याद नहीं है कितना था, जितना भी था 2000-3000 जितना भी था, उसके लिए ये करूंगा तो मैं उसको पे करूंगा पहले से ही, और अमेजॉन मेरे को 2-3-4 दिन में डिलीवर कर देगी. तो अमेजॉन फ्री में नहीं दे रही है, उसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर धनराशि अमेजॉन को पे की है, और अमेजॉन उस स्मार्ट वॉच को जिसने बनाया उसको देगा. अमेजॉन भी उसमें से थोड़ा सा परसेंटेज ले लेगा क्योंकि वो फैसिलिटेट कर रहा है, वो प्लेटफॉर्म है कि बायर एंड सेलर एक साथ मिले. अगर अमेजॉन नहीं होता तो मेरे को दुकान में जाना पड़ता. ओके, अपनी गाड़ी लेके दुकान में जाना पड़ता, एक दुकान में ठीक नहीं मिलती, दूसरी दुकान में ठीक नहीं मिलती, तीसरी दुकान में जाके मैं खरीदना पड़ता, उतना समय में लगाता. अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने मोबाइल में या लैपटॉप में देख रहा हूं, ओके इनमें से ये वाला ठीक है, इसको मैं टिक करता हूं, इसका वैल्यू 2000 रुपए है या 3000, जितना भी है उसको मैं खरीदने वाला हूं. मैं पेमेंट करता हूं अपने डेबिट कार्ड से, और सीधा 3-4 दिन में अमेजॉन मेरे को डिलीवर कर देता है. तो इस तरह का एक इकोनॉमिक या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है जिसमें कि पैसे का लेन देन भी हो रहा है और एक पर्टिकुलर गुड का भी लेन देन हो रहा है. ओके, डेली वेजेस, जो ट्रैक्टर चलाता है या जो हमाली का एग्जांपल दिया, वो डेली वेजेस हैं. पेमेंट इन काइंड, कि मैं उसको आम दूं या मैं उसको गेहूं दूं या मैं कुछ और बात दूं, कि तुम पैसे मत लो, मेरे पास पैसे की कमी है, कैश नहीं है, तुम ये सामान ले जाओ, तुम इसको मार्केट में बेच दो, तुमको उतने ही पैसे मिल जाएंगे. ओके, तो दैट इज व्हाट इज द थिंग. क्वेश्चन एंड आंसर्स भी मैंने इसी चैप्टर में कर दिया. तो इससे हमारा चैप्टर नंबर 13 खत्म हो जाता है. अब हम मुलाकात करेंगे चैप्टर नंबर 14, जो कि हमारे सोशल साइंस सिलेबस का सबसे आखिरी चैप्टर है, जो भी इकोनॉमिक्स के बारे में है. उसके बारे में हम 14वें चैप्टर में, उस वीडियो में आपसे मुलाकात होगी. मैं उम्मीद करता हूं कि यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल. आई नो आई हैव एक्सप्लेन्ड इट एंटायरली इन हिंदी, but the chapter was basically very simple in terms of English. If you have any doubts, please ask in the comment section. More than happy to answer them. But this is basically what it is in terms of economic and non-economic activity, not a very complicated chapter. But as I said, definitions सभी को याद रखेना. Okay, tata, bye bye. Thank you very much. अच्छे बने रहो.